एक बार बंद करके जुड़ जाएंगे आप लोग, जिनका जिनका मतलब कट गया है एक बार ऑफ करके ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए कितने लोग आ गए देखिए फटाफट, लगभग लगभग आ गए लोग। एक बार जिनका कट गया ऑफ करके ऑन कर लेंगे, अपना एप्लीकेशन एक बार बंद करके ऑन कर लीजिएगा, सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है बाबू। आप लोग भी कहें ये लोग कि काहे इतना प्रॉब्लम होता है बाबू, हम लोग भी जानबूझ के थोड़े नहीं खूब प्रॉब्लम करके बैठे हैं। यह देखिए यहाँ पे तो गति का जड़ तो आप देखें, गति का जड़ तो कहता है कि हम रुकेंगे नहीं, गति वाला जड़ तो क्या कहता है हम रुकेंगे ही नहीं। किसी को दिक्कत है? इसमें दो एग्जाम्पल आप देखते होंगे, अगर कार अचानक रुक गई तो भी गिर जाती है, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, खूब तेजी से दौड़ रहा है, अचानक रुकेगा ना तो भड़ाक से गिर जाएगा, क्योंकि कहता है जड़ तो कहता ही है कि तू जैसे है वैसे ही रहो, अगर दौड़ रहा है तो दौड़ते रहो, रुक कह रहा है रे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आप कहेंगे, सुनिए ध्यान से, इसी का एक एग्जाम्पल हो गया हाइपर लूप। क्या हो गया? हाइपर लूप। सुनिए, कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी। न्यूटन का पहला नियम समझिए अब दोबारा, जड़त्व तो आप समझ गए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या कह रहा है सब? एक बाबू का कहना है कि सर कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन किस पर डिपेंडेंट है, तो सीधे मारिए ना जड़त्व पर, लेकिन कहेगा कि बल अभी पूरा कंप्लीट कहाँ हुआ फर्स्ट नियम ना, पूरा समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किससे मैच करता है? ये मैच करता है गैलीलियो से, गैलीलियो से। और गैलीलियो ने किसकी, ये दोनों ने मिलकर किसके बारे में बताया था? जड़त्व के बारे में। किसके बारे में? जड़त्व। और जड़त्व डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? मास पर। डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास पर। जड़त्व कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक होता है विरामा का कि रुका है तो रुके ही रहेगा, और एक होता है गति का कि हम चल दिए हैं तो चलते ही रहेंगे। इससे हमें न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, फोर्स का परिभाषा मिलता है। फोर्स का क्या होता है? परिभाषा मिलता है। अब आप कहेंगे सर फोर्स का परिभाषा कहाँ से मिला? आप तो फोर्स पहले ही बता दिए, बल व धक्का या खिंचाव है। सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज़ गति में है ना, अगर कोई चीज़ गति में है तो वो गति में ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। और अगर रुकती है, सुनिए ध्यान से, अगर रुकती है तो समझिएगा उस पर कोई ना कोई अलग से फोर्स लगाया गया है। देखिए कोई चीज़ रुकी है तो ये तो समझ में आता है कि चलो भैया इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो रुका हुआ है, लेकिन न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई चीज़ गति में है तो वो गति में ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाएं रोकने के लिए। जैसे साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल मार के छोड़ दीजिए, आपको कई फोर्स काम करता है। चक्के के नीचे घर्षण काम करता है, चक्के के नीचे क्या काम करता है? घर्षण काम करता है। हवाओं का प्रेशर काम करता है, हवाएं अगर जिधर आप जा रहे हैं उधर मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मार दिया तो दिक्कत। दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, मेन होता है फ्रिक्शन होता है और हवाओं का होता है। तो यही हो गया, इसी पर दिमाग लगाया इलोन मस्क। इलोन मस्क जो है इस बहुत खतरनाक आदमी, बहुत सोच समझदार आदमी, उसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा कि न्यूटन ने जब कहा है कि कोई भी चीज़ रुकती कब है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो रुकती ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स को ही क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो इसी का कंसेप्ट लगाएं किन्होंने? इलोन मस्क। और उन्होंने एक नया टाइप का ट्रेन बना दिया जिसे कहते हैं हाइपर लूप। क्या कहेंगे? हाइपर लूप। हाइपर लूप एक अलग टेक्नोलॉजी है जो इस जड़त्व के नियम को फॉलो नहीं करती है। इस जड़त्व के नियम को क्या नहीं करेगी? फॉलो नहीं करती है। यह है आपका हाइपर लूप। ये ट्यूब के जैसे होते हैं हाइपर लूप। ये नेट नहीं चल रहा है क्या इसमें? इस तरह से क्यों डाउनलोड हो रहा है ये? देखिए इंडिया में भी हाइपर लूप बन रहा है। इंडिया में जो कंपनी बना रही है हाइपरलूप उसका नाम है वर्जिन हाइपरलूप। वो कंपनी का नाम है क्योंकि इलोन मस्क की कंपनी के पास खाली टाइम था ही नहीं, बहुत ज़्यादा वो बिजी हो चुके थे। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया? हाइपरलूप का सिद्धांत दिया गया। देखिए हम इसमें आपको समझा देते हैं, इमेज में अच्छा समझ में आएगा। इसमें कभी जो हाइपरलूप ट्रेन चलेगी ना, उसमें ट्रेन कभी नहीं रहेगी, उसमें एक पॉट चलाया जाएगा। क्या चलाएगा? पॉट। देखिए पॉट क्या है?
एक तरह का ये पाइप बनाया जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपको, ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप रहेगा। इस पर न्यूटन ने क्या कहा, कोई भी चीज को रोकने के लिए 3-4 चीज की जरूरत है। एक है फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण है यानी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को खत्म कर दीजिए। दूसरा एयर का ड्रैग है, हवा को खत्म कर दीजिए। और तीसरा है ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको खत्म कर दीजिए तो कोई भी चीज रुकबे नहीं करेगी, दंदना के चल जाएगी। तो इलोन मस्क ने इसी का दिमाग लगाया, उसने क्या किया, एक पाइप बनाया। ये क्या बनाया, पाइप। और आपको पता है कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक, तो अगर चुंबक का दोनों ओर नॉर्थ रहेगा तो सटेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे भी एक नॉर्थ कर दीजिए, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और एक दूसरा चुंबक कर दीजिए, उसका साउथ इधर कर दीजिए, नॉर्थ इधर कर दीजिए, बस ये दोनों सटेंगे ही नहीं, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे। और जब एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फ्रिक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए इस पॉट यानी इस ट्यूब के इधर वाली जो दीवार बनाई गई है वो मैग्नेट की बनाई गई है, और जो इसके अंदर जो ट्रेन चलेगी, ट्रेन, उसकी बाहरी दीवारें भी मैग्नेट की बनाई गई है। अतः ये दोनों मैग्नेट एकदम सेम पोल के हैं, तो ये चारों ओर से कहीं पे भी उसमें टच में ही नहीं रहेगा, टच में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले इलोन मस्क ने क्या खत्म कर दिया, फ्रिक्शन खत्म कर दिया। लेकिन इसके अंदर हवा तो रहेगी, क्या रहेगी, हवा रहेगी, और इसमें ट्रेन नहीं चलेगी। एक ट्रेन की तरह एक ठो बॉक्स चलेगा जिसमें एक बार में 30 से 40 लोग बैठेंगे, बस बराबर रहेगी। बाद में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आएगा तब। अब उन्होंने कहा कि भैया इसमें हवा तो रहेगा ही रहेगा, तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जगह जगह से नीचे में कई जगह पे सेक्शन मोटर लगा दिया। वो क्या करता है, इस पाइप की सारे ऑक्सीजन हवा को खींच लेता है। अब कहेंगे तो मर जाएगा अंदर वाला, तो इस बॉक्स के अंदर ना ऑक्सीजन का एक अलग से ट्यूब दिया गया है। बॉक्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन दिया गया बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन उतना रहता है जो अंदर के लोगों को प्रोवाइड कर दे, बाकी पूरे इस पाइप में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं रहता है, खींच लिया जाता है। अगर ऑक्सीजन खींच लेंगे तो एयर का ड्रैग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एयर ड्रैग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस पर केवल काम करेगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी फोर्स उतना खतरनाक होता नहीं है, उतना भी खतरनाक ग्रेविटी नहीं होता है, जिस वजह से इसमें एकदम सस्ता के रूप, एकदम सस्ता चला देंगे आप गाड़ी, कुछ उसमें जरूरतें नहीं है। देखिए दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला एक तो पॉट है, अंदर पॉट है। ये इंडिया में मुंबई से पुणे के बीच में क्या चल रहा है, हाइपरलूप चलने वाला है। वो कंपनी का नाम है वर्जिन हाइपरलूप। देखिए ये इंडिया का झंडा है। ट्रेन कैसे रहेगी, इस पॉट में भर दिया जाएगा और यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। पॉट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रेन को भर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। यहाँ आपको मोटर दिख रहे होंगे सब, ये बड़े बड़े टाइप के मोटर लगे हैं और ये पाइप लगा हुआ है। ये क्या करेगा ना, जब ये खुलेगा तो इसमें तो एयर भर जाएगा, जगह जगह से उस एयर को क्या कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा और इसको इसमें भर दिया जाएगा। भर दिए, अब ये दीवार से टच नहीं होगा क्योंकि ये भी मैग्नेट, घर्षण का काम खत्म हो गया, हवा खींच दिया यहाँ पे हो गया। अब इसमें एक छोटा सा इंजन लगा रहा है जो इसको एक बार पुश कर देगा, ढकेल देगा, जहाज से भी तेज गति से चला जाएगा। मुंबई से पुणे 15 मिनट में, जहाज से लगता है आपका 40 मिनट, हो गया यहाँ से खटाक। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कोई भी चीज रुकबे नहीं करेगा जब तक कि उधर से धकियाएगा नहीं, या तो हवा धकिया दे या तो फ्रिक्शन हो जाए। हवा को खींच दिया, हवा ये नहीं है, मैग्नेट लगा दिया, फ्रिक्शन ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा बचा ये आपका ये क्या नाम है, ग्रेविटेशन। तो भाई इसका रहना जरूरी है, वरना रुकबे नहीं करेगा तो हिल जाएगा पृथ्वी के उस पार। तो भारत में भी ये बन रहा है, वर्जिन हाइपरलूप कंपनी बना रही है। हालांकि अभी इस पर थोड़ा सा कोरोना की वजह से हर प्रोजेक्टे रुक गया है कोरोना की वजह से। क्या कीजिएगा, कोचिंग से लेकर हर चीज़ दुनिया का बंद है। तो ये भारत के लिए एक सौहार्द होगा कि एशिया में हम लोग दुबई के बाद दूसरे कंट्री होंगे जो हाइपरलूप को लेकर आ रहे होंगे। हाइपरलूप का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? ये भी किस पर स्थित है, आपका जड़त्व पर आधारित है। न्यूटन साहब का पहला नियम हो गया, न्यूटन का पहला नियम हो गया, गैलीलियो से संबंधित है। सर रुकेगा कैसे वहाँ पूछ रहे हैं सर, इसे रुकेगा कैसे? देखो भाई वो डर गया पूरा, करेगी सर रुकेगा कैसे, तो हिल जाएगा, पुणे के आगे गिर जाएगा कहीं पे। तो देखो भाई इसमें ना कुछ नहीं है, बस एक साइड में पंखा लगा हुआ है, इस पीछे में क्या लगा रहेगा, पंखी लगा रहेगा। ये पंखी क्या होगा, नचेगा, पंखी नचेगा इस तरह से, तो ये आगे बढ़ेगा। जब रोकना होगा ना, जब कहीं पे भी क्या होगा, रोकना होगा, तो पंखी को रिवर्स घुमाने लगेंगे लोग। पंखी को रिवर्स घुमाएंगे तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होगा, धीरे 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 जाएगा, रुक जाएगा। उसमें ये सिस्टम लगाए जाएंगे, समझ। नाव कैसे रुकती है,
जो बांस से हम लोग नाव खेते हैं लोग, कैसे रुकती है? उल्टा ढकेल देते हैं लोग, यही ना कंसेप्ट रहता है। नाव में कहीं ब्रेक रहता है? नहीं ना रहता है। पानी वाली जहाज कैसे रुकती है? चल रही है ऐसे, उल्टा घुमाइएगा तो ब्रेक का काम करने लगता है, बस यही काम है इसमें। बहुत बड़ा का इंजन ऐसा रुकेगा कैसे? डर गया एकदम। न्यूटन साहब को समझ में आ गया। अब न्यूटन साहब का दूसरा नियम समझते हैं। न्यूटन साहब का सेकंड नियम। सेकंड नियम से बल का समीकरण निकलता है, इक्वेशन ऑफ फोर्स। बल का समीकरण, बल की परिभाषा किससे निकली? पहले से। इससे क्या निकलेगा? इक्वेशन निकलेगा। अब ये इक्वेशन निकलेगा कैसे? सेकंड नियम से। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो बल के बराबर होता है। अब संवेग आपको बाउंस कर जाएगा। संवेग का मतलब क्या होता है कि हमारा मास कितना है, हमारा मास कितना है और हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? संवेग। सॉरी, संवेग। संवेग का मतलब, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी, यानी हमारा मास, जैसे हम 60 kg के हैं और 20 के स्पीड से कहीं दौड़ रहे हैं, तो 60 गुणे 20, 6 दूनी 12 और 2 की 0 रख दीजिए, हमारा संवेग कितना हो गया? 1200 हो गया। तो संवेग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती है। संवेग क्या होता है? किसी चीज़ के मास में हो जाता है। अब आपको भी पता है भैया, मास तो चेंज होगा नहीं, भले चेंज होगा तो हमारा स्पीड होगा। 20 के जगह 30 दौड़ जाए, 40 दौड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 9 बजे हम 60 kg के, 10 बजे 3 kg के, ऐसा हो जाएगा। फुलौना है, फुला के बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, मास चेंज नहीं होता है तब तक जब तक आपका कहीं टूट फूट से एक्सीडेंट नहीं हो। पता चला हमारा दोनों हथवा काट दीजिए, हो जाएंगे तुरंत 50 kg के। आगे बढ़े। अब ये न्यूटन साहब ने कह क्या दिया? न्यूटन साहब ने कहा कि जो संवेग होता है, इसी के हेल्प से हम फोर्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो इन्होंने कहा कि जो मोमेंटम, संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कैसे? देखिए, इन्होंने कहा संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। यानी इधर अगर हम संवेग में, यानी इसमें कुछ चेंजिंग लाएं, दर मतलब टाइम के साथ, तो वो हमारे किसके बराबर निकल जाएगा? बल के बराबर। या बल को लाए तो इसके बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इसी को सॉल्व करते चलते हैं। अगर बल के बराबर निकल गया तो समझेंगे कि न्यूटन साहब ने सही बोला था। तो इस बल को हम यहाँ रहने देते हैं और यहाँ संवेग में परिवर्तन करते हैं। चलिए संवेग में परिवर्तन चालू हो जाए। संवेग कितना होता है? P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। संवेग क्या होता है? m इंटू वी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि संवेग में परिवर्तन का दर, यानी इसमें जो चेंजिंग हो रही है उसमें समय से भाग दीजिए। दर का मतलब क्या होता है? समय से भाग देना है। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन, मान लिया कि पहला संवेग P2 है, पहला संवेग P1 है, दूसरा P2 है। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे भैया? संवेग P होता है, परिवर्तन का मतलब होता है कि बाद वाली वैल्यू में से अभी वाली वैल्यू घटा दीजिए। जैसे मेरे पास 10 रुपया था, हो गया 30 रुपया, तो बाद वाला 30 रुपया में से पहले वाला 10 रुपया घटाएंगे, परिवर्तन 20 का हुआ। तो यही तो कह रहा है संवेग परिवर्तन का दर। तो संवेग परिवर्तन तो हो गया P2 माइनस P1, और दर मतलब समय से भाग दीजिए। अल्टीमेट हमको ले आना है कितना? बल। अगर आ गया तो न्यूटन सही है, नहीं तो न्यूटन साहब गलत है। देखिए, संवेग मतलब क्या होता है? संवेग m इंटू भी क्या होता है? m इंटू भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? m2 इंटू V2, क्योंकि m के जगह यहाँ 2 लगा हुआ है, माइनस इसके जगह m1 इंटू V1, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला अभी बताया m इंटू भी होता है बाई t। टाइम हो गया। एक बात बताइए, क्या मेरा कभी मास बदलेगा? अभी जो मास है, हम अभी 40 की स्पीड में चल रहे हैं तो भी हम 60 किलो के हैं, 100 की स्पीड में चलेंगे तो भी 60 किलो के होंगे। तो जो m1 है वो m2 दोनों तो बराबर ही है। m1 m2 दोनों क्या रहेंगे? बराबर ही हैं। तो हम यहाँ m1 के जगह, m2 के जगह पे भी m लिख सकते हैं, m2 के जगह भी क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस ये m1 भी पहले वाले के बराबर होगा, यानी इसके जगह पे भी m लिख सकते हैं, माइनस V1 बटा t। चलिए और देखिए, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं m। जब इसमें कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचा? V2 माइनस V1 बटा t, यही बचा ना? V2 माइनस V1 बटा t।
यही तो बचा, एम कॉमन ले लिए हैं क्योंकि दोनों में एम बराबर ही होता है, मास चेंज नहीं होता है। आपको कुछ ये देख के याद आ रहा है, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण। बताए तो थे आपको कल ही के क्लास में 4 बजे। किसी भी चीज़ के वेलोसिटी यानी वेग में जब कभी आप चेंजिंग करते हैं और उसमें से समय से भाग दे देते हैं तो त्वरण हो जाता है। तो ये त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं? ए। त्वरण को क्या लिखते हैं? ए। और एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बल। एम इंटू ए क्या होता है? बल या फोर्स होता है, बल या फोर्स होता है। अब जरा देखिए न्यूटन साहब ने शुरू में क्या कहा था, यहाँ रख देते हैं न्यूटन साहब को, पढ़िए। न्यूटन साहब ने कहा था कि संवेग में अगर आप चेंजिंग करिएगा, संवेग परिवर्तन का दर वो अल्टीमेटली बल के बराबर होता है। और अल्टीमेट देखिए वो बल के बराबर निकल भी गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो ये फार्मूला से आपका कोई काम नहीं है, सिद्ध करने के लिए थोड़ी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन हम आपको ऐसे बता दिए संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो बल के बराबर होता है। अतः दूसरे समीकरण से बल की क्या निकल जाती है? दूसरे नियम से बल का समीकरण निकलता है। और बल का समीकरण बराबर एम बल बराबर क्या हो गया? बल को हम लोग क्या कहते हैं? एफ। यानी एफ बराबर क्या निकल गया? एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए किससे निकला है? पहले से कि दूसरे से? दूसरे से। तो पहले समीकरण से हो गया, पहले समीकरण से क्या निकला? बल की परिभाषा। दूसरे से निकला समीकरण। एक आदमी कर रहे हैं सर पेंडुलम कैसे रुक जा, पेंडुलमवा का नहीं रुकता बउआ? बैटरी से चलता है वो पेंडुलमवा। घड़िया में जो पेंडुलम होता है ना बैटरी से चलता है, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे डोगरा दिए लुढ़ रहा है हुआ, नहीं रुकता है, रुक जाता है वो पेंडुलम। न्यूटन साहब का दूसरा फॉर्मूला समझ गए? एफ बराबर क्या हो गया? एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए। तीसरा फॉर्मूला समझिए। अब इसमें एक तो संवेग संरक्षण का नियम आएगा, वो अलग से पढ़ाएंगे आगे, पहले इसको तीनों को एक साथ पढ़ा लेने दीजिए। तीसरा समीकरण, इससे क्या निकलता है? बल की प्रकृति निकलती है। प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोर्स, बल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फोर्स निकलता है। या फिर इससे डायरेक्शन निकलता है। क्या निकलता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा निकलता है। क्या चीज़ है ये? थोड़ा अटपटा सा है, समझिए। इन्होंने कहा था इस नियम का एक और नाम है एक्शन रिएक्शन। अगर किसी को मारिएगा ना तो वो भी आपको मारेगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। इसको कहते हैं क्रिया, ऐसे कहते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इससे दिशा निकल गया, आप इधर लगाएंगे तो उल्टा दिशा में लगा देगा, डायरेक्शन में। मतलब कहने का सेंस कि अगर हम किसी को एक तमाचा इसे मार दिए, मान लीजिए हम अपने आप को एक तमाचा मारे या आप किसी दूसरे आदमी को एक तमाचा मारे, तो दोनों को बराबर चोट लगा है, क्योंकि जितना आपने एक्शन किया उधर से उतना ही मात्रा में क्या निकला है? रिएक्शन निकला हुआ है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जिसको गाल पे मारे उसको चोट ज़्यादा लगा, तो देखिए गाल जो था ना ये सॉफ्ट एरिया होता है। गाल का एरिया कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और हाथ का एरिया बहुत हार्ड होता है, जिस वजह से यहाँ चोट का एहसास ज़्यादा होता है और यहाँ कम होता है। अगर विश्वास ना हो तो मुड़िया लड़ा के देखिए, अपना सर दूसरे के सर में लड़ाइएगा, दोनों को बराबर चोट लगेगा। आपके लिए सिद्ध हो जाएगा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। सर एक्शन और रिएक्शन का बराबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरी रिएक्शन है वह इक्वल, एवरी एक्शन है जो इक्वल रिएक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होता है। दिशा क्या होगा? उल्टा। दिशा हमेशा उल्टा होता है डायरेक्शन। मतलब हम अगर यहाँ मारे तो ये वाला हाथ इस डायरेक्शन में बल लगाया और मेरा ये गाल जो है इस डायरेक्शन में बल लगाया, तो क्रिया प्रतिक्रिया का सेम नियम होता है। जैसे रॉकेट जब छोड़ते हैं ना, रॉकेट दिवाली के दिन में रॉकेट छोड़ते होंगे, तो जो बारूद होता है क्या कर, बारूद उसको क्या करता है? ऊपर ढकेलता है, और रॉकेट उसके धुआं को नीचे फेंकता है। इसलिए देखिए कहाँ चला जाता है? रॉकेट आसमान में चला जाता है। तो ये भी एक तरह का क्रिया प्रतिक्रिया। अब आप कहेंगे सर रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण पे, तो संवेग संरक्षण थोड़े पढ़ा रहे हैं हम, तो पढ़ा रहे हैं भैया न्यूटनवा के 3 नियमों। पहले इसको समझिए फिर संवेग संरक्षण समझिएगा। तो रॉकेट छोड़ते हैं तो कैसे चला जाता है? ऊपर से नीचे चला जाता है। आप कभी भी चलते हैं, कहीं पर भी चलते हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं। आप जब भी चलते हैं तो ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं और ज़मीन आपको आगे ढकेल देता है, इसलिए आप चले जाते हैं, अदरवाइज में नहीं चल सकते। आप किसको ढकेलते हैं? ज़मीन को। यही वजह है कि आप बालू पे चलिएगा तो बालू आपको ढकेलता ही नहीं है, बालू बहुत कम ढकेलता है, इसलिए बालू पे चलना मुश्किल होता है। आप तो हुमच के एक्शन लगा रहे हैं, वो ससुरा रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो बस आप चलिए नहीं पाएंगे, आपका डायरेक्शन ही भटक जाएगा। पानी पे जाइएगा ना, पानी पे
पनिया आप मारेंगे पनिया में तो पैर में धंस जाएगा। पानी को आप ढकेलिए नहीं पाएगा तो पानी कहेगा हम काहे लिए ढकेलेंगे, चलो आइए नीचे आइए। समझ में आएगी नहीं आएगा। एक्शन रिएक्शन, हेलीकॉप्टर पंखी मारता है फट 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 ताकि हवा कहाँ जाए नीचे और हेलीकॉप्टर जाए ऊपर। पक्षी क्या करता है, मार एक्शन, एक्शन जानता है, एक्शन मारेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तैरते हैं क्या करते हैं, मार पानी को पीछे आप आगे, पानी पीछे आप आगे। तो आप पानी को करते हैं एक्शन, पानी कर देता है रिएक्शन और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। यानी पानी पीछे आप आगे, पक्षी हवा को मारता है नीचे, पक्षी ऊपर, हेलीकॉप्टर हवा मारेगा नीचे, हेलीकॉप्टर ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं, एक्शन और रिएक्शन। हवाई जहाज उसका जो प्रोपेलर होता है वो हवा को पीछे फेंकता है, हवाई जहाज आगे चला जाता है। गाड़ी चक्का जमीन पीछे फेंकता है, वो आगे चला जाता है। तो किसी भी चीज़ का एक्शन का, हर एक एक्शन का एक क्या होता है, रिएक्शन होता है। नाव से, नाव पे जब आप कूदते हैं तो आप नाव को कहाँ ढकेलते हैं, पीछे, और नाव आपको आगे ढकेल देता है। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आदित्य शर्मा जी कह रहे हैं सर स्क्रीन का पीडीएफ दे दीजिए, स्क्रीन पीडीएफ दे दीजिए। निर्वात में सर पंखा हवा देगा, नहीं देगा, निर्वात में हवा नहीं रहता तो पंखा हवा कैसे देगा। आगे बढ़े, एक्शन रिएक्शन होता है। अब एक बार क्विक तरीके से देख लीजिए। न्यूटन साहब के कितने नियम, 3। पहले नियम से 2 चीजें पूछ सकता है। पहला नियम किस पर आधारित है, जड़त्व पर। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो। इससे हमें निकलता क्या है, इससे क्या निकलती है, तो परिभाषा निकलती है। परिभाषा, कोई भी चीज़ रुकेगा नहीं, इसी पर आपका हाइपर लूप चल गया। दूसरा नियम किससे, दूसरा नियम संवेग पर संबंधित है। दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग संरक्षण से संबंधित है। इससे निकलता क्या है, देखिए हम अभी आपको बताया ना, संवेग को सॉल्व करके हम क्या निकाले थे, देखिए ना, संवेग को सॉल्व करके निकाले क्या थे, बल निकाले थे ना। तो आधारित है किस पर, संवेग पर, लेकिन निकलता इससे क्या है, समीकरण निकलता है, समीकरण। तो बल का समीकरण, इक्वेशन निकलेगा, समीकरण। ये किस पर आधारित है, जड़त्व पर। निकला क्या चीज, परिभाषा। ये किस पर आधारित है, संवेग पर। निकला क्या चीज। तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन किस पर आधारित है, एक्शन रिएक्शन पर। इससे क्या निकलेगा, डायरेक्शन, क्या निकलेगा, दिशा निकलेगा, दिशा या प्रकृति, डायरेक्शन या नेचर या प्रकृति। मतलब कोई भी एक बल का आप डायरेक्शन दीजिए, हम बता देंगे उसका रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये बल के 3 ठो न्यूटन साहब के समीकरण हो गए। अब आगे आता है संवेग संरक्षण का नियम, जिसको कल के क्लास में समझाएंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, इसको रखेंगे। सर स्क्रीन का भी पीडीएफ डाल दीजिए विवेक कुमार जी, मनीष पासवान जी क्या पूछ रहे हैं। स्क्रीन का पीडीएफ चाहिए, स्क्रीन पीडीएफ डेली चाहिए सर, पीडीएफ देना जरूरी है स्क्रीन का। चलिए हम आपके सामने स्क्रीन का पीडीएफ निकाल देते हैं। यही स्क्रीन का ना, जितना पढ़ाए हैं आज, ले आधा मिटा दिए थे क्या, अच्छा बीच में सर्वर बंद हो गया था, ओहो बीच में सर्वर। हालांकि ये देखिए इसमें जितना पढ़ाए हैं ना, ये सारा आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, इसलिए इसका पीडीएफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम निकाल कर रख लेते हैं पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीडीएफ, नाम क्या है इसका, न्यूटन, न्यूटन नाम से इसको निकाल देते हैं। ठीक है चलिए इसको डाल देंगे। हाँ, हालांकि इसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मटेरियल में लिखा हुआ है। आगे से ध्यान रखेंगे कि जितने चीज़ें हैं उसको मिटाएं नहीं, क्योंकि इसको मिटा देते हैं ना तो मिटाने के बाद पीडीएफ नहीं बनेगा। ये ऊपर उठा देंगे ना तो इसका पीडीएफ बनेगा, क्योंकि ऊपर उठाने से मिटता नहीं है। इसमें आधे चीज़ को मिटाइए दिए हैं तो फिर पीडीएफ क्या देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कभी कभी सर्वर बंद हो जाता है बीच में ना, तब क्या कीजिएगा, कट करके उसको वापस आ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे।